नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम व्यूज़ एट 10 में। मेरा नाम है पवन सिंह। आइए आपको सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि ये अन्य कार्यक्रमों से क्यों अलग है। अन्य कार्यक्रमों में आप न्यूज़ वह देखते हैं जो उन लोगों की सुविधा से महत्व रखती हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस कार्यक्रम में उन खबर पे होता है जो कहीं ना कहीं हल्के से आपकी निगाह से चूक जाती हैं या अन्य मीडिया घराने उस पर उतना जोर नहीं देते हैं, लेकिन जिन खबरों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए निगाह डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना काल ने हर एक व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक हो, उसके ऊपर उसकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव डाला है। प्रभाव इतना अधिक है कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो चाहे धीरे धीरे रैंक कर पहले ही चल रही थी या जिसकी अच्छी थी, दोनों के हालात में अब कोई फ़र्क नहीं है। आखिरकार व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों पर या उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। आगरा में एक ऐसा ही मामला हमारी ताज न्यूज़ की टीम के सामने आया, जब एक बच्चा एसएन मेडिकल कॉलेज पर बैठा हुआ था, उदास, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करेगा। रुआसा उस बच्चे को देखकर वहाँ मौजूद गौरव ने उसका एक वीडियो बनाया और उसको जारी कर दिया सोशल मीडिया पर। आइए देखते हैं उस वीडियो में क्या है। अनुराग, बेटा क्या परेशानी हो गई तेरे को, कैसा है यहाँ पे आज? सर डायबिटीज है मेरे को, अपना इलाज कराने के लिए आया था। घर में कोई नहीं है, पिताजी को फालिश मार गई है और 2 छोटी बहनें हैं। तो अभी कोई नहीं आया तुम्हारे संग? नहीं। ओ तो अब जो तुम अपना दवाई गोली कराने आए हो तो मतलब क्या बताया डॉक्टर ने? डायबिटीज़ बताई है? हाँ सर, डायबिटीज़ बताई है। तो दवाई गोली के लिए पैसे हैं आपके पास? नहीं सर, कुछ नहीं है। खाना खर्चा कोई चल रहा है घर का, कैसे चल रहा है? सर छोटी बहनें हैं, वो जोड़ी बुनती हैं, उसी से चलता है। उसे चलता है। तुम कहीं काम करते थे? नहीं। अब नहीं कर रहे हो? जब से स्वास्थ्य खराब हो गया तब से है? सर हाँ, बहुत तबीयत खराब हो गई है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब और हुई है? अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें भी किडनी में खराबी निकली है। किडनी में खराबी बताई है? और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी को फालिश मार गई, पिताजी कुछ नहीं करते। और माँ? माँ है नहीं है, 12 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। माँ 12 साल पहले एक्सपायर। अब यहाँ क्यों बैठे हुए तुम? सर दवा के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं है। तो दवा तुम्हारी कहीं नहीं व्यवस्था नहीं है कुछ भी दवा की? नहीं सर। कोई मददगार नहीं है घर परिवार में? दादी बाबा कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? दादी भी नहीं है। सिर्फ पिताजी के अलावा और कोई नहीं है आपका, है ना? बस 2 छोटी बहन है। सीढ़ियों पर उदास और रुआसे बैठे हुए बच्चे का नाम अनुराग है, जो अपने आप में एक बीमार है। उसे समझ नहीं आ रहा उसका इलाज कैसे होगा। वो इस छोटी उम्र में, महज 15-16 साल की उम्र में डायबिटीज़ से पीड़ित है और उसके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है। वो जो उसके पिता सुभाष बाबू हैं, उनको कोरोना काल में ही फालिज मार गया है और उसकी 2 बहनें, यानी सुभाष बाबू के 3 संतान हैं, एक अनुराग और उसकी 2 बहनें। अब उसे घर कहें या कोठरी कहें, दुकान कहें या मकान कहें, एक छोटे से कमरे में अब वहाँ दुकान वो 2 बहनें चला रही हैं और वो पिता जो पहले इनका घर चलाता था, सुभाष बाबू, वो फालिज से पीड़ित है। परेशानी कब से हो गई है तुम्हें? कब से परेशानी हो गई? सर लॉकडाउन लगा था जब से परेशानी है। लॉकडाउन लगा है तो मतलब उससे पहले ठीक थे जी? हाँ, उससे पहले ठीक थी। यूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हास प्रयास करते हैं, लेकिन गाहे बगाहे कुछ ऐसे लोग भी हमें मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसी घटनाएं जो समाज को प्रभावित करती हैं या समाज का ध्यान जिसकी तरफ जाना चाहिए, वो ऐसे वीडियोज़ भी जारी करते हैं जिससे कि पूरे समाज का ध्यान आकर्षित कर सकें। ऐसे ही गौरव चौहान, जिन्होंने उस बच्चे का वीडियो लिया, इतनी जहमत उठाई कि उनके घर तक गए, दुकान तक गए और पूरी बात को जांच परख कर उन्होंने उस वीडियो को वायरल किया। आइए हम बात करते हैं गौरव चौहान से। सर मैं मेडिकल कॉलेज गया था किसी काम से अपने पर्सनल, और वहाँ मैंने देखा कि यह बच्चा सीढ़ियों पर बड़ा इतास और निराश होकर बैठा हुआ था। तो मैंने इससे थोड़ा ऐसे ही पूछा, मैंने कि यहाँ कैसे बैठे हो अकेले? तो बोलने लगे कि सर मैं अपना इलाज कराने आया हूँ भैया,
मैंने कि क्या परेशानी है आपको, कि मेरे किडनी में इन्फेक्शन बताया डॉक्टरों ने और थोड़ा डायबिटीज़ भी मेरे को मतलब बताई गई है। तो मैंने कहा फिर उसके लिए मैंने कि आप यहाँ क्यों बैठे, मैंने कि आपके साथ कोई नहीं है, कि नहीं। मैंने कि आपके पिताजी कहाँ, कि पिताजी को पालिश मार गई है। और मैंने कि माता जी तो आई होंगी, कि माता जी नहीं है, माता जी को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। और मैंने कि कोई घर में कोई परिवार में और दादी बाबा कोई तो होगा, कि नहीं कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप अकेला आए हो, क्या? हाँ मैं अकेला आया हूँ और मेरी 2 छोटी बहनें। तो मैंने कहा फिर क्या आपने दवाई ववाई लिया? तो बोलने लगे कि नहीं दवाई तो नहीं लिया भैया, अभी मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर आप इसके घर गए थे? फिर मैंने इसका निरीक्षण किया, थोड़ा मैं गया, मैंने इनकी जो वहाँ पे इनकी थोड़ी जानकारी लेने के लिए मैं इनके घर पहुँचा। घर पे जाके मैंने इनकी घर की परिस्थिति को देखा और परिस्थिति जो मैंने देखी, वहाँ एक छोटी सी दुकान से अपनी दोनों बहनें वो घर का गुजारा कर रही हैं। पिताजी इनके पॉलिश मार गई, खटिया पे पड़े हुए थे। और ये अनुराग जो है इसको कोई सी भी तरीके का भी मतलब इलाज तो इसके पिताजी पहले कराए थे, लॉकडाउन के चलते इनको पॉलिश मार गई, तो जब से वो इनका साथ नहीं दे पाते हैं और इस टाइम अकेला ये एसएन मेडिकल कॉलेज में मतलब इलाज के लिए भटक रहा है। हम व्यूज़ एट 10 कार्यक्रम के माध्यम से ताज न्यूज़ के दर्शकों से या जिन लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंच रहा है या जो लोग इस आह्वान को देख रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको उचित लगे तो इस परिवार की आप ज़रूर मदद करें। आइए सुनते हैं उस घर की बच्ची लक्ष्मी क्या कह रही हैं, कैसे मदद मांग रही हैं। भाई को किडनी में थोड़े इन्फेक्शन बताया था। इन्फेक्शन बताया है और डायबिटीज़ है। डायबिटीज़। और कान में सर आती है। कान में सर आती है। तो क्या इलाज फिलाज हो रहा है भाई का? पहले तो हो रहा था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। पैसे से नहीं है? नहीं। और घर में कोई कमाने वाने वाला? कमाने वाला भी कोई नहीं है। पापा की 40 मार गई है तो कोई कमाने वाला नहीं है। किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हो? ये दुकान है छोटी सी, इसी से। इसमें से किस तरीके की मदद चाहते हो आप? जी बस हमारे पापा का और भाई का इलाज हो जाए और कुछ नहीं कि ये बस थोड़ी घर की परेशानी थोड़ी ठीक, बस ये हुई से हमें ये ही। Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. व्यक्ति की संपन्नता आजकल निर्भर करती है कि उसके पास वाहन कौन सा है। संपन्नता ही नहीं, उसकी सुगमता, यात्रा, कारोबार, कहीं पर भी आना जाना, सब कुछ तो उसकी गति पर निर्भर करता है, क्योंकि अब हम लोग 21वीं सदी में हैं। गति वाहन से आती है। आप जब वाहन खरीदते हैं बड़े अरमान से खरीदते हैं। एक सर्वे हमारा यह बताता है कि जब भी आप कोई वाहन खरीद रहे होते हैं तो उसमें बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जो वाहन को नगद उठाते हैं। बाकी कहीं ना कहीं इस प्रयास में कि हम इसकी किस्तों को धीरे धीरे चुका देंगे, उस पर ऋण लेते हैं। लेकिन अगर आपका वाहन जो आपने बड़ी मेहनत और सपने से लिया है, अपनी योजना के अनुसार लिया है कि इस पर चलने के बाद हम अपनी जीवन को अच्छा बनाएंगे, सुगम बनाएंगे और कमाई करके हम धीरे धीरे इसकी किस्तें चुकाएंगे, ऋण मुक्त होंगे। लेकिन अचानक आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी
अपने गंतव्य तक पहुंचने से ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी मिस्त्री के पास पहुंचती है। जो गाड़ी कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम 2-3 साल तक वो आए दिन ख़राब होती है। आपको लगता है कि ऐसा क्या कारण है? कभी आप देवी देवताओं को दोष देते हैं, कभी भाग्य अपने नक्षत्रों को दोष देते हैं और कभी वाहन की कंपनी को दोष देते हैं। लेकिन इसके पीछे मूल कारण क्या है? जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, ऐसे ही वाहन में एक इंजन होता है और इंजन चलता है उस ऑयल से, जिसे इंजन ऑयल कहते हैं, मोबिल ऑयल कहते हैं, या आप वो सारा लुब्रिकेंट्स जिससे कि वाहन को चलाया जाता है। इस आस में कि हमारा वाहन बहुत अच्छा चलेगा, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, यही बड़े बड़े वादे विज्ञापनों में भी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। हम महंगा लुब्रिकेंट्स, इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल ये सब खरीदते हैं। लेकिन यह क्या, आगरा में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे लोभी लोगों का एक गिरोह के ऊपर आगरा पुलिस ने छापा मारा थाना एतमादौला के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिसकी लागत मुश्किल से 40-50 रुपए आती थी, और उसे ऊंचे दाम पर नकली ऑयल बनाकर बेचते थे। काफी मात्रा में मिलावटी तेल और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मिलावटी तेल दूसरे ब्रांडेड इंजन ऑयल की पैकिंग में करके बेचा जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री और एक गोदाम पर छापेमारी करते हुए यह कार्रवाई की। पुलिस ने जो माल जब्त किया है उसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि एतमादौला थाने के प्रभारी को सूचना मिली कि हनुमान नगर के एक घर में इंजन ऑयल बनाने की फैक्ट्री चल रही है। छानबीन में मालूम हुआ कि एक आरोपी आमिर ने देवा का मकान किराए पर लिया है, जिसमें अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से आमिर, मुन्ना, बॉबी, इकराम, इमरान सहित 8 लोग गिरफ्तार किया, जिनमें कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से कई ड्रम मोबिल ऑयल, बड़ी कंपनियों के खाली डिब्बे, बाल्टी, पैकिंग मशीन, कंपनियों के स्टिकर आदि सामान बरामद किया। पहली छापेमारी में आरोपी से पूछताछ के बाद ताजगंज के नीति बाग में दबिश दी गई, जहां पर एक लोडर टेम्पो भरकर ऑयल, 2 कमरों का एक गोदाम मिला। गोदाम में भारी मात्रा में मिलावटी तेल था। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से 60 से 70 रुपए लीटर के हिसाब से ऑयल का ड्रम खरीद कर लाते हैं, जो ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में पैक हो। नकली ऑयल बनाने की जैसे ही सूचना आगरा पुलिस को मिली, सीओ छत्ता विकास जायसवाल सक्रिय हुए और पुलिस टीम का गठन करके उन्होंने छापेमारी की कार्रवाई की। अच्छी बात यह रही कि वहाँ इस काम को, गलत काम को अंजाम दे रहे लोगों को परेशानी में, दिक्कत में डालने वाली बात पर जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ से 8 लोग गिरफ्तार किए गए। छापामार कार्रवाई में जब बदमाशों से कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह कार्य आगरा के दूसरे हिस्से में भी हो रहा है। उसी आधार पर तुरंत सूचना प्राप्त होने पर सीओ सदर महेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई की और वहां पर भी माल को जब्त किया। छापेमारी में आरोपी से पूछताछ के बाद ताजगंज के नीति बाग में दबिश दी गई, जहां पर एक लोडर टेम्पो भरकर ऑयल, 2 कमरों का एक गोदाम मिला। गोदाम में भारी मात्रा में मिलावटी तेल था। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से 60 से 70 रुपए लीटर के हिसाब से ऑयल का ड्रम खरीद कर लाते हैं, जो ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में पैक होकर मार्केट में 200 से 250 रुपए लीटर तक बिक जाता है। शहर के साथ साथ देहात के इलाकों में भी इनकी सप्लाई। आइए जानते हैं सीओ छत्ता विकास जायसवाल ने क्या कहा। एतमादौला क्षेत्र में हनुमान नगर में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अवैध रूप से मोबिल ऑयल बना रहे हैं, उसकी पैकिंग करते हैं। तो उस सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस पहुंची और उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। ये थे सीओ छत्ता विकास जायसवाल, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की। आइए जानते हैं दूसरे हिस्से में, आगरा के दूसरे हिस्से सीओ सदर ने वहां पर क्या कार्रवाई की, उनसे ही जानते हैं महेश कुमार जी से। थाना ताजगंज में चौकी नीति बाग का में मोहल्ला पक्की सराय है, जहाँ पर ये पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े घरों में इन्होंने मशीनें लगा रखी थी, जिसमें ये नकली मोबिल ऑयल को कैस्ट्रोल और अन्य कंपनियों के डिब्बों में पैक करके सेल करते थे। तो उसको पूरा पकड़ा गया है और 2 व्यक्ति भी अरेस्टिंग हुई है। आगे और छानबीन कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं, और भी जहाँ पर भी होगा उसे पकड़ा जाएगा। बरामदगी सर बहुत सारी लग रही, काफी बरामदगी है, बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई। कम से कम 2 DCM के लगभग सामान बरामद हुआ। लाख रुपए का है, लाख से ज्यादा क्या होगा, लगभग 2 DCM के लगभग सामान।
Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. हमने अक्सर देखा है कि ऐसी जगह है जहां लोग थूकते हैं या गंदगी फैलाते हैं, उससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने इसका एक तरीका ये निकाला कि वहां पर उन लोगों की टाइल्स या मूर्ति लगा दी जाए जो उनके आराध्य होते हैं, जिससे कि वहां लोग थूकना या गंदगी करना बंद कर दें। ऐसा ही मामला आगरा में तब प्रकाश में आया जब HDFC बैंक, जो MG रोड जिला अधिकारी के ठीक सामने स्थित है, नीचे पतंजलि का मेगा स्टोर है और ऊपर HDFC बैंक है, वहां जाती हुई सीढ़ियों पर जब लोगों ने देखा कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की टाइल्स लगी हैं, तो उन्होंने इसकी सूचना हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को दी। जाहिर है कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिलने के बाद उनका वहां पहुंचना ज़रूरी था और उन लोगों ने वहां पर खूब जमकर नारेबाजी की और पहले हिंदू पतंजलि स्टोर के सामने वो लोग धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे और उसके बाद HDFC बैंक के दरवाजे पर भी बैठ गए। उनकी मांग ये थी कि ये कैसा प्रयास है, इससे उनकी धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। लेकिन ये तो पूरी एक घटना रही। और हम ज्यादा भीड़ नहीं लाए, मत छेड़ो, गोलियां हम खाते हैं गाड़ी में ट्रक पकड़ने के लिए, और आप अब ये कह रहे हो कि हम खा लेते हैं। हमें कोई शौक नहीं है, आपने हमारी कॉल टिकट निकाली, हमारी तहरीर लिख के कायदा ये कहता था कि आपको शिकायत थी, आप मुझे आप इनसे पूछिए क्या है। सबसे पहले मैंने कि भैया आप तहरीर दे रहे हैं, आपको मालिक का नाम पता कर लीजिए और पूछिए। नहीं तो आप तहरीर दे दीजिए, यहाँ पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। इनने तहरीर की बात नहीं करी, मैंने आपको नहीं बताया कैसे क्या क्या सिस्टम, आपको दिक्कत थी, आप हमें तहरीर लिख के दे दें। नारेबाजी और हंगामे की सूचना पाकर तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची। इंस्पेक्टर रकाबगंज दिनेश कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने किसी तरह से मामले को शांत कराया और कार्यकर्ता वहां से चले गए। ये तो थी घटना, लेकिन इसके बाद एक ऑडियो जो बातचीत का संजय जाट जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के हिंदू महासभा के, उनके और इंस्पेक्टर रकाबगंज दिनेश कुमार के बीच में काफ़ी वायरल हो रहा है। उसको लोग सुन रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं और ये देखने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता और पुलिस में कैसा गठजोड़ है, क्योंकि उसमें कहीं जो नेता संजय जाट हैं वो याचना करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि अब हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, मैं अपने कार्यकर्ताओं को डांटूंगा। और उधर दूसरी तरफ पुलिस के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ये कह रहे हैं कि अगर आपको नेतागिरी करनी है आप आइए, हम बताएंगे आपको कैसे नेतागिरी करनी है, लोगों का जनता का काम कीजिए। पूरा ज्ञान दिया जा रहा है और लोग इस पूरे वार्तालाप को चटकारे लेकर सुन रहे हैं। नेता नहीं बन पाएंगे और नेता बनाओगे आप ही हमें। नेता बनाने कभी आप हमसे मिलते आगे कि नेता हमें बनाना है, तो नेता हम तो बताते कि नेतागिरी जहाँ समस्याएं होती वहाँ समस्याएं सुलझाते और तुम्हारे माध्यम से बाद में हम सुलझा देते, उठाते आवाज उठाते, हम उठाते, हम समस्याएं सुलझा देते, तुम्हारी नेतागिरी चमक जाती। ये क्या उसका उनका मतलब हुआ, ये कौन सा मामला हुआ? चलो आगे से हम आपसे कमेंट कर रहे हैं। संजय यार की टीम की वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई आपके सर्किल क्षेत्र में। दिक्कत अगर आएगी, सुनो, दिक्कत अगर नेताजी आएगी तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है, ये समझ लो। अगर तुम ये सोचो कि हम अकेले हैं, यहाँ थाना है, PSC है, होमगार्ड है, PRD, बहुत कुछ है मेरे पास,
समझ रहे हो, एडीजी आईजी सब रैंक के अधिकारी यहाँ बैठते हैं जी। राजनीति करना है, राजनीति बताओ अब हमको, हम भी तुम्हें उसमें सहयोग कर देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। नहीं, उसमें मैं बताऊँ, हाँ, उसमें कोई इशू नहीं था, मैं आपको बताऊं, उसमें कोई इशू था ही नहीं हमारा तो केवल एक प्रशासन को इंडिकेट करना था कि देखो भैया इन मूर्तियों हटवा दिया है। हमारा कोई लड़ना, एक बार तो हम तुमसे कौन लड़ेंगे, हमें मालूम है कि तुम्हारे बिना अगर हम नेता ही एक कदम नहीं चल पाएंगे, हम एक कदम नहीं चल पाएंगे। आप तो हमें बहुत लंबा चलाने की मूड में हो, तो अगर आपसे हम बिगाड़ेंगे, या तो हमारी आखिरी केस है, या तो हमारी आखिरी केस है, तो हम तुमसे खूब लड़ लेंगे। हमें तो पूरे आगरा में रहना है, हमें तो हर बात में आपसे बात करनी है, आपको हमसे बात करनी है, ऐसा थोड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम लोग भी मानते हैं कि हमारी तरफ से भी कुछ ज्यादा हो गया था। नहीं ये आप बताओ, आपका जहाँ मैं सहयोग ना करूँ वहाँ आप बताओ हमको। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि किसी के आप घर में घुस में इतनी राजनीति चमकानी हो, मंटोला या कोतवाली क्षेत्र में चले जाओ और किसी के घर में घुस के दिखाए, तब तो तुम्हें असली नेता माने कि तुम नेताजी हो। तुम यहाँ जाके किसी के घर में घुस के इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हो और बिना संज्ञान में थाना प्रभारी डाले संज्ञान में ये कर रहे हो। नहीं वो बात आप कोई बात है, आप हमें बता देते भैया ऐसी ऐसी समस्या है यार, और हम लोग आएंगे वहाँ पे, आप भी आ जाना और थोड़ा हम लोग फोटो खिंचवाना चाहिए, खिंचवा ले, खत्म काम। हम हटवा देते मूर्ति और आपकी फोटो खिंच जाती, खत्म काम। हम 100% मानते हैं कि आप बिल्कुल सच कह रहे हो, और बेशक मैं कल सुबह आपसे कह दूंगा कि भैया आप सही थे, है ना। हम बिल्कुल 100% मानते हैं इस बात को। हम भी बैठ के बात करी हमने, मैंने कहा हम लोगों ने गलती करी। पहले इंस्पेक्टर असल में मैं था नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ। तो 100 नंबर पे पीवीआर फोन मैंने उनसे कहा, मैंने तुमने इंस्पेक्टर साहब बताई क्या भैया हमने 100 नंबर फोन कर, तुमने 100 नंबर कर दिया, इंस्पेक्टर तो नहीं करे, क्या उनका नंबर लग नहीं रहा था, क्या उनका नंबर लगा नहीं, तो हमने 100 नंबर पीवीआर कर दिया। मैंने बेवकूफ बोला, तुम इतना बड़ा इशू थोड़ी था, अभी से कोई बम्ब थोड़ी लगा था वहाँ पे, तो तुमने पूरे जिले में हल्ला मचवा दिया। हमें मैंने इससे बदनामी होती है बेटा। प्रशासन ये सोचता जिले में पता नहीं बहन कितना बड़ा गंगा बज गया, कितने बम फूट गए, है ना। हाँ, तो ये मैंने उनसे कहा था, लेकिन थोड़ी परिस्थिति ऐसी फंस गई, मैं आपको बताऊं कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ होकर चला गया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी तहरीर पे जैसा आप मतलब चाहें तो मुकदमा लिखाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, भाई के नाते आप मुझे क्लियर शब्दों में बताइए। आप सभी पहले आओ, सभी लोग आओ मेरे पास और बैठ के इस विषय में बात करो आके कि राजनीति ऐसे राजनीति नहीं करोगे मेरे थाना क्षेत्र में, और करोगे तो हमने मतलब चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ये बता दे रहा हूँ। मेरी बात सुनो। हमने आपसे कह दिया, हमने आपसे साफ शब्दों में कह दिया कि हम कोई ऐसी हरकत जो आज हुई है वैसी हरकत हिंदू महासभा के द्वारा नहीं की जाएगी। ये कार्यकर्ताओं की गलती है, और मैं कार्यकर्ताओं को बैठक करके इनको डांटूंगा भी कि भाई पहले सर्किल थाना क्षेत्र में जाओ, सर्किल थाना क्षेत्र इंस्पेक्टर से बात करो। इंस्पेक्टर साहब नहीं सुनते हैं, फिर आगे आप बढ़ाओ मामले को, फिर आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी छवि के बारे में सुनो, मैं जैसा हूँ मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, एक रिक्शा वाले पूछ लेना, जाके रिक्शा वाले पूछ लेना, किसी भी आदमी पूछ लेना, मैं अपनी छवि बनाई है, समझ रहे हो। अब मेरे बारे में पता कर लेना, आपकी छवि समझ रहे हो। लेकिन जिस तरीके से आज जो एक्टिविटीज हुई है ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, ये समझ लेना। आप सभी लोग आओ, बैठ के बात करो। अगर आज कोई मुद्दे हैं, कोई आपको क्या करना है, राजनीति करनी है, किस तरीके से करनी है, मैं बहुत तुमसे बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन छोटा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ अब बता दूंगा कि ऐसे ऐसे राजनीति करो, आप चमक जाओगे। पब्लिक की समस्याएं उठाओ, ये व्यक्तिगत नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं भड़काने का वो मतलब होता है। पब्लिक की समस्याएं होती जहाँ एक सार्वजनिक, जहाँ आदमी ऐसी समस्या हो जहाँ 100 आदमी समस्या है, आपने एक काम करा दिया, 100 आदमी समस्या हो गई, 100 आदमी तुम्हारे हो गए, नहीं सही बात है, 100 आदमी हो गए, और 100 आदमी के साथ तो 200 आदमी जुड़ेंगे, 300 आदमी जुड़ेंगे, ऐसे आदमी जुड़ते हैं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वाली बात करोगे, आदमी एक पक्ष का तुमने पक्ष ले लिया, दूसरे पक्ष तुम्हारा अंगेज हो जाएगा। ऐसा है ना कि आपके साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे, है ना। आपके साथ बैठ के बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा संगठन के लोग आप लोग चाहेंगे, सब लोग बैठ के बात करके, ऐसा कोई हम लोग कार्य नहीं करेंगे जिससे प्रशासन हमारे एंटी जाए, है ना। क्योंकि हम लोग भी
योगी सरकार से संबंधित केसरिया उठा के बैठे हुए हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हमारी सरकार की बदनामी हो। सरकार की बदनामी वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम सरकार के आदमी, तुम हम लोग सरकार के आदमी नहीं समझते हो जी। भाई ये बताओ कि तुम्हारी सरकार हमारी सरकार नहीं है कि जो हम चार्ज पे, हम क्यों सरकार के नहीं है तो हम चार्ज पे क्यों हैं? नहीं ऐसी कैसी बात बताओ। मैंने कह तो नहीं, मैं सरकार में ही है। सरकार का आप लोग सरकार का काम कर रहे हैं और हम लोग कोई कार्यक्रम की सूचना दे रहे हैं, लेकिन गलती रही है कार्यकर्ताओं की कि आपको सूचित करना चाहिए था। ठीक है, मैं कल आओ सभी लोग, आओ 11 बजे आओ सभी लोग, बैठ के बात करोगे इस विषय पे पहले। फिर अगर नहीं आओगे तो फिर मुझसे ये मत कहना कि तुमने ये क्या कर दिया। आप आओगे, बैठ के अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे, हमारे क्षेत्र में जहाँ समस्याएं मुद्दे कहोगे और मैं आपका साथ दूंगा। जी। और दोबारा इस तरह की एक्टिविटीज हो न जाए। ठीक है जी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इस प्रकरण में अब दो पक्ष हो गए, एक नेतागिरी करते हुए लोग, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हिंदू आस्था को से पीड़ित होने के बाद जब उनकी हिंदू आस्था प्रभावित हुई है, उन्हें लगता है कि हिंदू आस्था अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचाए, वेदना हुई है, तो उन्होंने क्या किया, इस बात को जानने के लिए और उस ऑडियो वायरल के बारे में जानने के लिए जब हमारा संजय जाट से बात करना बहुत ज़रूरी है, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि जब मौके पर नारेबाजी हो रही थी वो अलग रूप से हो रही थी, लेकिन जो ऑडियो आपने अभी सुना है उसमें बातचीत किसी दूसरे स्तर पर हो रही थी। उसमें शिक्षक और शिष्य जैसा ज्ञान दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं नेता द्वारा अपने कार्य पर यह कहा जा रहा था कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, अगर होगा तो मैं देखूंगा कि कौन क्या करता है। आइए हम लोग सीधे बात करते हैं संजय जाट, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से। हमारे साथ फोन पर संजय जाट हैं, जो अभी गत दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था पुलिस इंस्पेक्टर और उनके बीच में, उसके बारे में जो चर्चित एक नाम उभर कर आया है संजय जाट का। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार प्रकरण है क्या। संजय जाट जी, आपका स्वागत है व्यूज एट 10 में। आप इस समय बिल्कुल लाइव हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपका संगठन है, पहले इस संगठन के बारे में बताएं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा आखिरकार है क्या और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना किसने की और क्या कहीं किसी रूप में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है या नहीं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में राष्ट्रीय चौधरी हैं और इस संगठन की स्थापना 1915 में हुई, जिस हरिद्वार में इसकी हुई थी। प्रथम जो घोषणा हुई थी, इसमें वीर सावरकर जी जो थे इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा, और इसमें ये क्या संगठन चुनाव भी लड़ता है? जी, ये चुनाव भी लड़ता है और इसी संगठन से योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके गुरु थे अभयनाथ जी, वो प्रथम बार इसी संगठन से चुने गए थे। तो क्या वर्तमान में योगी जी का भी कोई इस संगठन से लेना देना है या वो अलग है? नहीं, फिलहाल तो मतलब हमारा संगठन से योगी जी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इनके गुरुजी रह चुके हैं संगठन के, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। अच्छा, चूंकि योगी जी प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और पहली बार वो उनके गुरुजी से सांसद हुए हैं, तो आप उनका अपने संगठन से संबंध मानकर चलते हैं। खैर चलिए, वो एक दूसरी बात है। अब ये प्रकरण क्या है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक इंस्पेक्टर हैं, वो आपको हड़का रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और आप उससे नेतागिरी चमकाने के गुर आप उनसे सीखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मामला ये हुआ था कि एक डीएम निवास के सामने बिल्डिंग है जी। उस बिल्डिंग के मालिक ने वहां पर टाइल्स लगा रखी है जिसमें सभी देवी देवता थे हमारे हिंदू के, तो उनके ऊपर लोग बात थूक रहे हैं। हम लोगों को सूचना मिली हमारे कार्यकर्ता के द्वारा, तो हम जब मौके पे पहुंचा तो हमने स्थिति देखी, तो हमने इसकी 112 नंबर पर सूचना दी, जहाँ पर 112 ने आकर हमसे बातचीत करी। इतने में इंस्पेक्टर साहब आए, ये रकाबगंज के इंस्पेक्टर हैं जी। तो इन्होंने आते ही हमें हड़काया कि आप जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे, आप अपने घर में कितनी पूजा करते हैं, आपको मैं जानता हूं, आप अगर असली में नेता है तो आप मंटोला नाई की मंडी में जाके दिखाएं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि इंस्पेक्टर रकाबगंज, थोड़ी सी आप जानकारी रखिए संजय यादव के बारे में। अभी हाल ही में 29 तारीख को जो हमने गौकसी पकड़ी थी वो मंटोला क्षेत्र के अंदर घुस के ही पकड़ी थी, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है कि शाम को, चूंकि एक वीडियो वायरल हुआ था बशीर के मामले में, नहीं मैं अभी आपसे उस मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, अवसर मिलेगा तो उस मामले में भी हम आपसे बात करेंगे। मैं केवल आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि जो वो हिंदू देवी देवताओं की, जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी जो टाइल्स लगी थी वो उनके घर के बाहर लगी हुई थी या घर के अंदर थी? श्रीमान जी वो घर नहीं था, वहाँ पर नीचे तो पतंजलि का शोरूम है, ऊपर HBO करके कोई बैंक है, वो घर नहीं है। वो सार्वजनिक जगह है वो, और सीढ़ी है जो तीसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर जो HBO बैंक है वहाँ पर ऊपर घर नहीं है। वो हम किसी के घर में नहीं घुसे, वो कॉमर्शियल है और वहाँ पर हर इंसान को आने जाने की परमिशन है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे सड़क के वो सीढ़ी के मोड़ पे जैसे लोग अक्सर पान वगैरह थूक देते हैं, उससे बचने के लिए आजकल लोगों ने एक तरीका निकाला है कि वहाँ देवी देवताओं की मूर्ति लगा देते हैं या टाइल्स लगा देते हैं जिससे लोग ना थूकें। ऐसा ही कुछ प्रकरण है या कुछ और है? जी यही बिल्कुल मामला है। लेकिन श्रीमान जी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, क्या हमारी संस्कृति इतनी अंदर तक घड़ित हो गई है कि हमारे देवी देवताओं के चित्र पर आदमी इस उद्देश्य के साथ अगर थूकने वाले पर लगा रहा है तो हिंदू महासभा निश्चित तौर पर विरोध करता है और करता रहेगा। उसके बाद जब हमने तहरीर दी इंस्पेक्टर को तो उन्होंने तहरीर देने से मना कर दिया। इस बारे में जानकारी में जब शाम को फोन किया इंस्पेक्टर को तो मैंने केवल एक मानवता के नाते उनसे उनको और वो मुझे उकसा रहे थे, वो बार बार उकसा रहे थे कि ये कुछ हिंदू धर्म के बारे में बोले, गलत बोले। लेकिन मैंने उनका केवल एक रिस्पेक्ट करते हुए, केवल एक भाईचारे के नाते, बल्कि उन्होंने मुझे राजनीति भी सिखाई कि आप आइए, आप क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या आप जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे, आप ये नहीं करेंगे। वो मुझे उकसा रहे थे कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं, जैसे अभी मैंने पहले कहा था कि कहीं ना कहीं हम योगी जी का एक जो उनके साथ है, योगी जी केसरिया लेके चल रहे हैं, तो हम लोग भी केसरिया लेके चल रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं केवल एक रिस्पेक्ट कर रहा था प्रशासन की, और प्रशासन से ये कह रहा था, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था महोदय, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था। मैं तो केवल उनको ये समझाना चाहता था कि हम लोग भी सरकार में है, कहीं ना कहीं केसरिया हमारे साथ है, बल्कि वो मुझे राजनीति सिखा रहे हैं। हम ताज न्यूज से हैं और ताज न्यूज का नाता किसी भी प्रकार की नेतागिरी से नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं है, ना हम ऐसा कोई मंच देते हैं किसी को भी कि कोई इस तरह की बात करे। हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं, ये बातें तो सब आप उचित मंच पे जो आपको लगे वहां कहिएगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि फोन कॉल में आप उनसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आके बैठिए हम बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस बारे में ऐसा आपने क्या कर दिया जिसके लिए आपको सॉरी फील करना पड़ रहा था? आप मेरी ऑडियो को दोबारा सुनिए, पवन जी आप मेरी ऑडियो को दोबारा सुनिए, मैंने उसमें माफी नहीं मांगी है और मेरे ऑडियो को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। आप उनसे ये पूछिए कि इस ऑडियो का जो शुरुआत होती है वो जय श्री राम या भाई साहब नमस्कार। आपने क्या कोई मुकदमा कायम कराया? आपने क्या कोई मुकदमा कायम कराया या क्या कार्रवाई आपकी तरफ से कानूनी की गई यदि आपको लगता है कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं टाइल्स लगाने के लिए? तो क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई उन लोगों के प्रति या जिनका जीना है जिसने लगाई है उसके प्रति कोई कानूनी कार्रवाई या मुकदमा दर्ज हुआ या बात बस अखबारों और चैनलों में आके रह गई है? नहीं, हमने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को रखा है मैंने। नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा, मीडिया तो घटना होने के बाद या जो कोई होता उस बात को, मैं तो आपके द्वारा कृत कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। क्या हमने तहरीर दी थी, लेकिन हमारी तहरीर को लिया नहीं गया। हमने तहरीर दी थी इस बारे में कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और मेरी तहरीर को लिया नहीं गया। मतलब ये है कि आपने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की, एक तहरीर दी आपके संगठन ने और उसको उन्होंने नहीं लिया, तो आपने बस इतनी सीरी ये समझ लिया कि मीडिया में कोई बात आ गई, इसके बाद ये प्रकरण समाप्त हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना? कल हम लोग एसपी सिटी साहब से मिल रहे हैं इस बारे पूरे मामले पूरे संज्ञान को। कल हम लोग एसपी सिटी साहब के सामने रखेंगे और एसपी सिटी के बाद हम एक प्रेस बंधुओं को बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। हम इंस्पेक्टर से कहना चाहते हैं, इस ऑडियो को आपने शुरू से क्यों नहीं वायरल किया? आपने बीच में कटिंग क्यों करी? हमारी ऑडियो को तोड़ मरोड़ के रखा गया है।
ये इंस्पेक्टर रकाबगंज की जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑडियो तोड़ मोड़ के वायरल किया है, तो आप ये मानते हैं कि ऑडियो उन्होंने ही वायरल किया है और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? जी, मेरे में रिकॉर्डिंग नहीं है और मैं ऐसी अच्छी हरकत भी नहीं करता। चलिए, मेरे में रिकॉर्डिंग नहीं है और आप चेक करा लीजिए। चलिए संजय जी, आपका हमसे बात करने के लिए, ताज न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंतिम तौर पे ये कहा कि आपकी कानूनी लड़ाई जारी है और एसपी सिटी से कल मिलेंगे आप। क्योंकि एक बिल्डिंग एक बहुत बड़े कारोबारी की है जिसके दबाव के कारण प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुल मिला के बात ये रखी जा सकती है। किनकी बिल्डिंग है ये? मतलब एक बहुत बड़े बिल्डर है जिनका नाम बच्चूमल है। बच्चूमल का नाम जो प्रकाश में आया है, ये सदर के व्यापारी हैं जिनका नाम प्रकाश में आया है। ये बिल्डिंग उनकी है, तो उनके माध्यम से जो भी रहा हो, जो भी जैसा भी रहा हो, मैं नहीं जानता क्या रहा है। चलिए, मतलब आपका ये कुल मिलाकर ये कहना है कि आप ये लड़ाई अभी आगे लड़ेंगे और एसपी सिटी से जाकर आप अपनी शिकायत को करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे संजय जाट। उनका आपने सुना कि अब इस समय वो पूरी तरह से गरज रहे हैं और उनका कहना है कि एसपी सिटी से वो बात करेंगे और इस पर कार्रवाई की बात करेंगे, मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम पुलिस इंस्पेक्टर रकाबगंज दिनेश कुमार से बात नहीं करेंगे तो ये खबर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस खबर का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से वहां से लोगों को जिस तरह से नारेबाजी और धार्मिक रंग दिया जा रहा था, उन्होंने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए उसको वहीं समाप्त किया और कोई अप्रिय स्थिति आने से वो बचे। आइए हम बात करते हैं इंस्पेक्टर रकाबगंज दिनेश कुमार से। हमारे साथ इंस्पेक्टर दिनेश कुमार जी हैं, जो ये वायरल वीडियो में जिनकी आवाज़ बताई जा रही है। आइए उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है। दिनेश जी, एक वायरल हो रहा है वीडियो, ऑडियो वायरल हो रहा है संजय जाट के साथ आपके वार्तालाप का, जो बताया जा रहा है आप ही का। ये क्या प्रकरण है, इस बारे में कुछ बताएंगे? दरअसल ये है कि परसों की बात है जी, और यहाँ पर एक डीएम कंपाउंड के सामने एक पतंजलि मेगा स्टोर है जी, उसके ऊपर HDFC बैंक है जी, प्राइवेट बैंक है। तो उसमें जीने के सारे साइड में जी, कुछ टाइल्स वगैरह लगे थे। टाइल्स वैसे तो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां लगी थी जी, जो सभी धर्मों की थी। एक दो टाइल्स लगी हुई थी जी, जिससे लोग वहाँ गंदा न कर सकें। जैसा कि हाई कोर्ट वगैरह में भी कोने में लगा देते हैं मूर्ति, इस टाइप की एक टाइल्स लगी हुई थी जी। तो उसमें ये लोग ये हिंदू महासभा जाट संजय जाट वगैरह वहाँ गए अपने साथ के 8-10-15 लोगों को लेके जी, और उसमें वहाँ जाके बैंक के गेट पर बैठ गए जाके, और उसी नीचे पतंजलि का मेगा स्टोर है वहाँ भी गेट पे जाके बैठ गए जाके, और वही जय श्री राम के नारे वगैरह लगाने लगे जाके जी, जी। तो वहाँ पे जाके मैं सूचना मिली कि ऐसी सी बात। हमने उनकी समस्या सुनी जी, तो ये बताने लगे कि ये मूर्तियां गलत लगी हैं। तो मैं उनसे कहा, नहीं भाई किसी के घर में लगी, घर से आपको क्या मतलब, आप बताओ घर में लगी, किसी के नाम लगी है तो इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपत्ति होती भी तो आप मुझे थाना प्रभारी मुझको बता देते आके, मैं उसको हटवा देता, है ना। लेकिन ये क्या मतलब रहा कि आप रोड पे जाके हंगामा करना शुरू कर दिए। अच्छा, उन्होंने थाने में कोई सूचना इसकी नहीं दी थी? अगर किसी भी चीज से आपत्ति थी तो उन्होंने थाने में कोई सूचना या चौकी में कोई सूचना नहीं दी? नहीं। जी जी जी। तो क्या इसमें कोई कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ हो रही है? कोई तहरीर वगैरह जो, या कुछ FIR या मामला रफा दफा हो गया क्या? बैंक वालों की तरफ से थोड़ा तहरीर आई हुई है कि सरकारी कारण बाधा डालने के संबंध में, तो उसमें फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैंक मतलब HDFC ने आपको तहरीर दी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ये थे इंस्पेक्टर दिनेश कुमार रकाबगंज, जिन्होंने बताया कि इसमें HDFC बैंक ने एक कार्यवाही करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर ये देखना तो बहुत ज़रूरी है, भले ही पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया हो और वहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि SP सिटी से जाकर
वो भी अपनी एक शिकायत करेंगे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय जरूर है कि जिन मूर्तियों का, जिन देवी देवताओं का स्थान मंदिर में होना चाहिए, हमारे धार्मिक स्थलों में होना चाहिए, आखिरकार हम सीढ़ियों पर उन्हें क्यों लगा देते हैं? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये लोग कोई बैंक चलाने वाले हैं तो क्या हम इनको इस चीज़ से रोका नहीं जा सकता? हमें ये समझना होगा जो लोग बैंक पर बैठे हैं या ऐसे व्यापारिक स्थलों पर बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। आखिर इन्हें इस बात का कोई हक नहीं होता, चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। गंदगी फैलाना रोकने के लिए हम कुछ और भी प्रयास कर सकते हैं। Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. यदि हम अपने भारतीय लोगों के जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में आम बोलचाल में, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो या किसी स्टेशन पे चाय की दुकान हो या नुक्कड़ पे चाय की दुकान हो, राजनीति के अलावा यदि किसी बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो खेल है। और खेल में भी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो क्रिकेट पे बात होती है। क्रिकेट ने अगर हम देखें तो बीते करीब 12 सालों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जब से IPL शुरू हुआ है। आप ठीक सोच रहे हैं, IPL के 13वें सीजन की शुरुआत करने के लिए उसके कैलेंडर उसका जारी कर दिया गया है और इस सीजन में 8 टीमों के बीच में 56 मैच होंगे और ये 46 दिन चलेगा। इस पूरे कार्यक्रम में ये जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच में होगा। ये था आज का व्यूज़ एट 10। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको कोई सुझाव देना हो तो नीचे दिखाई जा रही ईमेल आईडी पर आप सुझाव भी दे सकते हैं। हमें आपके सुझाव या आलोचना दोनों बहुत अच्छी लगती हैं, खासतौर से कि उससे हम अपने कार्यक्रम को और अधिक सुंदर और प्रभावी बना सकें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। पहला उद्देश्य जीवन बचाना इस कोरोना काल में है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।